हेलो हेलो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। और चलिए दोस्तों, हम नित दिन के क्रियाओं में फिर से आज जुड़ते हैं। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में विगत वर्षों के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन व्याख्याओं के साथ आपको मन मस्तिष्क तक बैठाने की कोशिश नित दिन करता हूं। और ये आज जो है सो 30 दिसंबर 2021 का जब आप पेपर उल्टाएंगे तो उसमें सीडीपी सेक्शन का क्वेश्चन दिखेगा। 11 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर इससे पहले का आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, ताकि आपको एक सीक्वेंस में पढ़ने की मज़ा ही कुछ आनंदगी ही कुछ अलग रूप में मिलेगी। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आज के सेशन के साथ हम लोग जुड़ते हैं और देखते हैं पहला मोटिवेशन के साथ, ज़िंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है। दोस्तों याद रखेंगे, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। और दर्द सबको एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग से हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ऐसी नहीं है कि समस्या केवल आपके जीवन में है दोस्तों, समस्या सभी के जीवन में है। और कोई अपने लफ्ज़ से कहते हैं और कोई नहीं कहते हैं। बस अंतर इतना है कि आपको यह ध्यान रखना है कि इस संघर्ष के घड़ी में आप किस रूप में अपने आप को बनाना चाहते हो। हताश होकर के बिखर जाना चाहते हो या फिर संघर्ष करके निखर जाना चाहते हो। आइए दोस्तों, हम लोग अपने हौसलों पे टिके रहने वाले हैं। हमारी हौसला काफ़ी मजबूत है और हम जानते हैं संघर्ष की राहों पे चलने वाले हैं। और संघर्ष की राहों में सबसे पहला आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है NEP 2020। दोस्तों आपको तो इतना पता ही होगा कि ये जो NEP 2020 है वह अभी के एग्ज़ामों में कितने खलबली मचा रखा है। मतलब हर एक शिक्षक कई जहाँ पे परीक्षाएं होती है वहाँ पे NEP 2020 का आना निश्चित है, एक पाठ्यक्रम का यह भाग बन गया है। इसीलिए आपको यह समझना जरूरी है कि NEP का जो मूलभूत बेस है, जो आपका कुछ कथन है, वह अगर जानकारी रख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि NEP 2020 में प्रस्तावित है, क्या प्रस्तावित है कि जो बच्चों को हम मूल्यांकन करेंगे वह 360 डिग्री पर मूल्यांकन करेंगे। अब 360 डिग्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मूल्यांकन करेंगे और ऐसे होते हुए कंप्लीट बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही समग्र मूल्यांकन कहलाता है, अर्थात 360 डिग्री का मूल्यांकन कहलाता है। अब बच्चों के सभी पक्षों की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला अगर पक्ष की बात, बच्चों को कुल मिला के 3 पक्ष, सभी व्यक्तियों में 3 ही पक्ष है। कौन कौन से पक्ष है? एक तो है संज्ञानात्मक पक्ष, और दूसरा नंबर पे है भावात्मक पक्ष, और तीसरा नंबर पे है मनोगत्यात्मक पक्ष। दोस्तों NEP 2020 कहता है कि ये बच्चों का जो मूल्यांकन करेंगे हम उसके संज्ञान मन मस्तिष्क लेवल का भी हम मूल्यांकन करेंगे, उसके भावनाओं का भी हम मजबूत बनाने के काम करेंगे, अर्थात उसका मूल्यांकन करेंगे। और मनोगत्यात्मक मतलब शारीरिक कौशल, खेल धूप भाग दौड़, इन सभी क्षेत्रों में भी हम मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद NEP 2020 और क्या कहता है कि रटने पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, अपितु समझने पर बल दिया जाना चाहिए, समझने पर बल दिया जाना चाहिए। NEP 2020 का आपको और भी बात विशिष्ट रूप से जानकारी होना चाहिए कि बच्चे को स्व आकलन पर NEP 2020 कहता है कि बच्चे में इस प्रकार के गुण को डेवलप्ड करे कि वह खुद से खुद को मूल्यांकन कर सके। और दूसरी बात कहता है क्या कि सहकर्मियों के द्वारा भी मूल्यांकन करने की उसमें जागरूकता फैलाया जाए। सहकर्मी का मतलब
यह होता है कि हमने जो कुछ सीखा है अपने दोस्तों से कहेंगे कि दोस्त हमारे सीखे हुए चीज़ों को तुम पूछो और मैं उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार के सहकर्मी और स्व आकलन आप बिल्कुल आसानी शब्दों में और बेहतरीन व्याख्याओं के साथ समझ गए होंगे। NEP 2020 का विशिष्ट रूप से जोड़ दिया है सृजनात्मकता पे। सृजनात्मकता की बात किए हैं उन्होंने, क्रिएटिविटी की बात किए हैं। क्रिएटिविटी बच्चों को डेवलप लाना है, समाज में एक नया नवाचार की उत्पत्ति हो, जो हमारी आवश्यकता है आने वाले दिनों में उसकी प्राप्ति हो। इसके लिए NEP 2020 का अपना प्रावधान है। कुछ बात और जानेंगे NEP 2020 का। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले का जो फार्मूला था, जब 1986 में आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उस समय फार्मूला क्या था, 10 + 2 + 3। NEP 1986 का फार्मूला क्या था, 10 + 2 + 3। अब कह रहा है कि नहीं, ये फार्मूला अब चेंज होकर के NEP 2020 जो है वह नाम रख दिया है 5 + 3 + 3 + 4 में। और दोस्तों ये धुरंधर KVS में कम से कम ये 4-5 बार सवाल आ चुका है। इस बार की बात कर रहा हूँ 2023 में। अब सोचिए सीटेट में भी कितने बार आ चुका है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि बच्चों का ये फाउंडेशन एज जो है वह कितने सालों का होता है। फाउंडेशन एज, तो फाउंडेशन एज 5 सालों का होता है। प्री अर्थात प्राइमरी स्कूल कितने सालों का है, 3 साल का। मिडिल स्कूल कितने सालों का लाइफ है बच्चों के लिए, 3 साल का। और सेकेंडरी स्कूल कितने साल बिताएंगे, 4 साल बिताएंगे। दोस्तों इसकी बात और कुछ याद रखेंगे कि NEP 2020 यह कहता है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत शिक्षा पे व्यय किया जाएगा, तो 6% का व्यय किया जाएगा। NEP 20 कब लागू होता है, तो ये 29 जुलाई को लागू होता है। चलिए हम दोस्तों समझते हैं कि अगर इतना बात अगर आप जानकारी रखते हैं तो सवाल कहीं से आपको छूटने वाला नहीं है। और लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसे देखिए। पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों को केवल नारीवादी विशेषताएं जैसे पालन पोषण, देखभाल करने वाली संवेदनशील रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। तो दोस्तों आपको एक बात पता होगा, शब्द जेंडर पक्षपात। दोस्तों इससे पहले का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। और अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का एक शब्द आप जानते होंगे, जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात में क्या होता है कि इसमें भिन्न लिंग के प्रति, भिन्न भिन्न लिंगों को उसके विशेषताओं के आधार पे पूर्वाग्रह बना लेना एक समाज के द्वारा महिलाओं के लिए कि महिला घर में कामकाज करेंगे, अतिथि देवो भवः का कार्य करेंगे, जबकि पुरुष वर्ग घर के बाहर के कामकाज को संभालेंगे। इस प्रकार की विचारधारा जो है वह जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देता है। और जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देने से हमारे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विकास की दृष्टि में यह बाधक बनता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कहता है कि नारी को बांध के रखा है पालन पोषण से और देखभाल के काम से। क्या नारी बाहर घर के कामकाज नहीं कर पाने में सक्षम है? यदि उसे मौका दिया जाए, यदि उसको उस आधार का माहौल और उस आधार का ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए, तो नारी भी कहीं ना कहीं तो पुरुष से कोई काम कम करने में सक्षम नहीं है। अर्थात हर कार्य करने में वह अपने आप को शक्तिवान है, उसमें क्षमता है, वह कर सकती है। इसीलिए जेंडर पक्षपात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अर्थात उसे हम जेंडर गैप को कम करेंगे।
चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही आनंदित पूर्वक समझ रहे होंगे और इसी आनंद को और आगे बढ़ते रहने के लिए आप बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सेशन का 30 नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं और देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको ज्ञान में ये मन मस्तिष्क ऊपर की खोपड़ी जो है, इस ऊपर के खोपड़ी में समझने को मिलेगा समालोचनात्मक चिंतन। क्या समझने को मिलेगा कि भाई क्रिएटिव थिंकिंग आखिर है क्या, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग विद्यार्थियों में हम तब समझते हैं जब वह बालक क्या करने लगे, कोई अगर हम कहानी समझाते हैं कि मान लीजिए कि हम जल की विशेषताओं के बारे में, कितना उसका महत्व है, क्या उसका अभी का सिचुएशन अभी कितना हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है, आने वाले दिनों में क्या संकटें उत्पन्न होने वाली है, जब इस जल का चक्र और उसके कहानियों के बारे में बता देंगे तो हम बच्चे से पूछेंगे कि अब इस कहानी से तुम क्या समझते हो, इस कहानी से क्या समझते हो। तो अगर बच्चे अपने अंदर से करेंगे क्या, विश्लेषण, अपने अंदर से क्या करेंगे, विश्लेषण, क्या करेंगे, स्पष्टीकरण, बच्चे करने का काम करेगा स्पष्टीकरण, निष्कर्ष निकालता है, अगर समझे हुए कहानी से निष्कर्ष निकालता है समझे हुए कहानी से, तो हम समझेंगे कि बच्चे में कौन सा गुण का डेवलप हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन करने की उसमें गुण डेवलप्ड हो रहा है। अच्छे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपके अपने विद्यार्थियों में चाहते हो कि क्रिएटिव, उसको समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग है वह डेवलप्ड हो, है ना, आप अपने बच्चों में चाहते हो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, तो उसके लिए आपको क्या कराना होगा, सबसे पहला कार्य अंतःक्रिया। आप क्या करेंगे कि बच्चे को एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट करने का मौका देंगे, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कराएंगे, एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी में भागीदारी बढ़ाएंगे, तो उससे बच्चों में सोचने की क्षमता डेवलप्ड होगा। और कैसे, तो दूसरा उपाय यह है कि बच्चों के सामने उसके क्षमताओं के अनुरूप समस्या को रखिए, ताकि उस समस्या के बारे में बच्चे उस पर थिंकिंग करें, और जो जितना थिंकिंग करेगा उसका समालोचनात्मक चिंतन अर्थात उसमें नया करने की प्रवृत्ति कहीं न कहीं अधिक डेवलप्ड होगा। क्या करने से बचे, तो याद रखिएगा दूसरों से तुलना न करें बच्चों को। क्या करने से बचे, तो उसे उचित वातावरण उपलब्ध कराएं और जो है नकारात्मक प्रभाव न डालें। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, देखिए, उसे प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा, नहीं, प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉलिंग करना, ये सही नहीं है, उनके विवेचनात्मक कौशलों का विश्लेषण द्वारा, हाँ, उनके विवेचनात्मक कौशलों को क्या करेंगे, विश्लेषण। नकल कराना उचित वर्ड नहीं है, ये तो गलत है भाई, नकल मार के कब तक बच्चे सीखेगा, तोता को कितना शब्द सिखाओगे नकल मार के। उसके परिशुद्धता की गणना करना, भाई परिशुद्धता गणना करना, इससे क्रिएटिविटी को डेवलपमेंट नहीं होगा। लेके चलते हैं क्वेश्चन का अगला नंबर क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की। अब इस ज्ञान के एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताएगा कि ये लेव वाइगोत्स्की जो थे उनके महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से थे। लेव वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, तो लेव वाइगोत्स्की उन्होंने पार शब्दों के बारे में बताया है, भाषा शब्दों के बारे में बताए हैं और सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में भी बताए हैं। अगर ये वाइगोत्स्की का बात करूं दोस्तों, तो वाइगोत्स्की उन्होंने एक सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, और उस सिद्धांत का क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
आप हमारे साथ दोहराएंगे कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें उन्होंने किन किन शब्दों को लाया? तो सबसे पहले सामाजिक, उसके बाद सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक। देखिए, सामाजिक को उन्होंने केंद्र में माना कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वह समाज में रहकर ही सीखते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक किसको बनाया है? भाषा को, कि भाषा क्या है? सांस्कृतिक उपकरण है। और मेंटल डेवलपमेंट की बात इन्होंने किया है। अगर जेडपीडी शब्द और एस्केप फोल्डिंग को जाने तो जेडपीडी का मतलब होता है समीपस्थ विकास क्षेत्र। मान लीजिए कि आप एक बच्चे, आपका एक कोई बच्चे हैं और वो बच्चे जो है उसको सीखने की क्षमता इस लेवल तक का है, और आप किसी सहायता के द्वारा बच्चे को सीखने की क्षमता यहाँ तक आप कर दिए, तो इसके अंदर ये जो क्षेत्र बनता है वह जेडपीडी कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक होता है एस्केप फोल्डिंग। जब बच्चे को कोई चीज़ सिखाया जाता है तो शुरुआती तौर पे दिए जाने वाले सहायता, मान लीजिए बच्चों को आप साइकिल सिखा रहे हैं, तो साइकिल सिखाने के क्रम में आप पीछे से कैरियल को पकड़ते हैं, तो वह जो सहायता देना हुआ कुछ क्षणिक समय के लिए, वही क्या है? एस्केप फोल्डिंग है, अर्थात पार है। और इसमें कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की का कौन सा शब्द नहीं है? तो अनुक्रिया एवं उद्दीपन का संबंध जो है, यह शब्द किसका है? तो याद रखे रहेंगे, थॉर्नडाइक महोदय का है। उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध किसका है? थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक ने कुल मिला के 3 नियम का प्रतिपादन किए हैं। सबसे पहला नियम उन्होंने बताया तत्परता का नियम। कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी तब सीख लेता है जब वह उस चीज़ के प्रति क्या होते हैं? तत्पर होते हैं। जब व्यक्ति तत्पर होंगे तो वह बहुत जल्दी सीख लेंगे। उन्होंने दूसरा नियम क्या बताया है? अभ्यास का नियम, कि बच्चे अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो जल्द सीख लेंगे। और तीसरा उन्होंने नियम बताया है प्रभाव का नियम, कि बच्चे को अगर प्रभाव करेंगे, कोई सकारात्मक पुनर्बलन देंगे, कोई नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं, तो बच्चे सीखने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही व्याख्यान के अच्छे, सुंदर और बेहतरीन समझ आ रहा होगा। लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं दोस्तों, संघर्ष आपका जितना बड़ा होगा, सफलता उतना ही आपके कदमों को चूमेगी। हमारा कर्तव्य, याद रखेंगे कि हमारा कर्तव्य एक ही है, केवल संघर्ष करना, और संघर्ष सही और सटीक दिशा में होना दोस्तों, तो सफलता मिलना निश्चित गारंटी के साथ आपके सामने सर झुकाकर आएगी। एक महान व्यक्तियों का गुण एक विशिष्ट रूप में यह है कि वह केवल मेहनत करते जाता है, और मेहनत का परिणाम ऊपर वाले इस प्रकार देते हैं कि उसके मेहनत के कई गुना अधिक उसे परिणाम को प्राप्ति होती है। इसीलिए आप केवल मेहनत करें। देखिए दोस्तों, सेशन का 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस एपिसोड का जो 15 नंबर क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसमें आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। किस चीज़ के बारे में? तो बहुबुद्धि के बारे में। अब एक महोदय के बारे में आप बहुत ही नाम सुने होंगे, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कुल 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बात किए हैं। शुरू में 7 बुद्धि बताएं और बाद में एक और जुड़ा जो प्रकृतिवाद बुद्धि थे। कुल मिलाकर उन्होंने कितने बुद्धि दिए हैं? 8 बुद्धि दिए हैं। हावर्ड गार्डनर कहते हैं क्या कि उन्होंने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार के बुद्धि का विवेचन किया है, और वे कहते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है दोस्तों कि बुद्धि को आप बिल्कुल सही और सटीक रूप में माप सको।
आपने सुना होगा बुद्धि मापने का, एकल बुद्धि का सिद्धांत, द्विबुद्धि का सिद्धांत, बहुखंडीय बुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों आईक्यू निकालने का मेंटल एज बट्टा क्रॉनिकल एज गुने 100 सुने होंगे, लेकिन ये सब कुछ हद तक पहुंचा जा सकता है बुद्धि निकालने का, लेकिन सटीक रूप में नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कह रहा है बुद्धिमत्ता को मापने का मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। यह कथन गलत है और हमें क्वेश्चन में गलत ऑप्शन ही छांटना था, इसीलिए पहला ऑप्शन जवाब सही होगा। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई सारे बुद्धि आते हैं, जो क्या है, स्वतंत्र बुद्धि होते हैं। बुद्धि किस किस से प्रभावित होता है, उसके माता पिता जीन्स के द्वारा प्राप्त और उस आसपास के परिवेश से जो प्रभावित रूप से बुद्धि के डेवलप्ड होती है। बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है परिवेश को सुधार कर। अब हार्वर्ड गार्डनर के बारे में आप जानेंगे कि इन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि में कौन कौन से बुद्धि बताए हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भाषाई बुद्धि के व्यक्तियों में किस प्रकार के गुण होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाषाई बुद्धि जो रखते हैं वे कवि होते हैं, वे कहानीकार होते हैं। मतलब उसके जोर किस पे होता है, भाषा पे पकड़ होता है। जिसको भाषा पे पकड़ होगा उसमें कौन सी बुद्धि होगा, भाषाई बुद्धि होगा। एक होता है कि व्यक्तियों को गणित का पकड़ होता है, जिसमें गणितीय बुद्धि हो उसे तार्किक गणितीय कहलाता है बुद्धि वाले व्यक्ति। एक होता है संगीतीय बुद्धि, जो संगीत के प्रति प्रेम, रुझाव और विचार रखता हो। एक होता है अंतः व्यक्ति। अंतः व्यक्ति का मतलब होता है जो दूसरों के बारे में अच्छे से जान पाता हो। एक होता है अंतर व्यक्ति, जो खुद के बारे में जानता हो। और एक होता है दैहिक, जो शरीर से जो है सो फिजिकली रूप में दौड़ धूप खेल भाग इन सभी एक्टिंग करने में, डांस करने में जो बुद्धि होता है उसे दैहिक बुद्धि है। एक होता है स्थानीय बुद्धि, जो इंजीनियर के पास होता है। और एक होता है प्राकृतिक बुद्धि, जो प्रकृति से जुड़े हुए विचारधारा को रखते हैं और उसको वैसा बुद्धि होता है। सेशन का दोस्तों लेकर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, यहाँ पे आपको एक और अंधकार से उजाला में आपको मैं निकालूंगा। दोस्तों एक शब्द है यहाँ पे देखिए, हाशिए। हाशिए का अर्थ होता है क्या, यहाँ पे क्या करा, हाशिए पर खड़े समुदाय। पीछे के जवाब क्या आपने दिया है, बिल्कुल जवाब मिल चुका है पहला ऑप्शन। और करा हाशिए पर खड़े समुदाय अगर पहली बार स्कूल में प्रवेश लेता है तो आप एक शिक्षक के रूप में उसे कैसे मदद करोगे, है ना। हाशिए पर के जो समुदाय के बच्चे हैं, अगर वो आपके विद्यालय में आता है तो आप उसे किस प्रकार सहायता करेंगे। यहाँ पे सवाल आता है कि हाशिए पर खड़े व्यक्ति कहते किसे हैं। हाशिए पर खड़े व्यक्ति कहा जाता है उस व्यक्तियों को जो बिछड़ चुके हैं। जो बिछड़ चुके हैं, किस आधार पे बिछड़ चुके हैं, तो सामाजिक स्तर पे, सामाजिक गतिविधि में भाग नहीं ले पाता है, आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है। और किस रूप से बिछड़ चुके हैं, तो राजनीतिक में भागीदारी उसकी न्यूनतम है। तो इस प्रकार से बिछड़ने की जो व्यक्ति बिछड़ जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, उसको सांस्कृतिक रूप से कहीं ना कहीं बिछड़ते हैं, उसका धार्मिक तौर पे बिछड़ जाते हैं, धार्मिक स्तर पे बिछड़ जाना। तो इस आधार पे जो बच्चे पिछड़े हुए रहते हैं उसी को कहते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, अर्थात हाशिए पर खड़े व्यक्ति कहलाते हैं। अगर वह बच्चे अगर वहाँ से अगर आ रहे हैं तो आप उसे क्या करेंगे, पार देकर उनकी भागीदारी को बढ़ावा देंगे। पार का मतलब होता है उसे छोटे छोटे उद्देश्य बनाकर आप उसको सहायता देंगे, क्षणिक समय के लिए सहायता देंगे। उसके बाद तो वो जैसे ही सिटी लाइन पकड़ेगा खुद आगे बढ़ जाएगा। शुरुआती तौर पे साइकिल को क्रियल पकड़ के चलाते हैं बच्चे और बाद में आने पर वह खुद धुरंधर स्पीड चलाने लगता है। उसी प्रकार आपका कर्तव्य होगा कि आप उसे शुरू में पार देंगे और उसे स्कूल में आने के लिए उसे मोटिवेट करेंगे,
विद्यालय में उसे उसकी प्रतिष्ठा प्राप्ति हो, उसे सम्मान प्राप्ति हो, उसे सहयोग मिले, इस प्रकार के भाव अगर विकसित करेंगे तो हाशिए पर जो खड़े व्यक्ति है वह भी हमारे समाज के दौड़ में आगे आएंगे और देश को विकास करेंगे। अगर हम समाज को अगर यहाँ इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिए तो विकास करना कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्बल हो संभावना रहेगा, दुर्भाग्य रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। पहला नंबर क्यों नहीं होगा? तो निजी ट्यूशन देना कोई सही बात नहीं है कि आप बच्चे को सजेशन दे रहे हैं कि जाओ अपना जो है सो निजी ट्यूशन खोज लो और पढ़ाई करो। उसे जटिल कठिन कार्य अगर दे देंगे तो बच्चे डर से आएगा ही नहीं, और सफलता का भय पैदा कर देंगे तो उसके अंदर में कुंठत उत्पन्न हो जाएगा, वो सही से विकास नहीं कर पाएगा, और ये कहीं से उचित ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। दोस्तों कैसी लग रहा है, किस तरह से आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आनंदित पूर्वक और जो है सो एक रस में डूब गए होंगे समझने की सिलसिला में। लेकर चलते हैं दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पे जानेंगे आप एक चीज़, और वह क्या चीज़ है? समावेशी शिक्षा। आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताओ समावेशी शिक्षा क्या होता है, आपने डीएलएड में पढ़ा होगा दोस्तों, बीएड में पढ़ा होगा, समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब यह होता है कि अगर एक शब्द में बोलूं तो एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के व्यक्तियों को आप अगर शिक्षा दे रहे हो, एक साथ बैठा के दे रहे हो शिक्षा, तो इस प्रकार के शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा। इस प्रकार को शिक्षा को क्या कहा जाएगा? समावेशी शिक्षा कहा जाएगा। इसमें सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, चाहे तेज तरह के बच्चे हो, चाहे कमज़ोर वर्ग के बच्चे हो, चाहे धनवान व्यक्ति हो, चाहे विकलांग हो, या मंद बुद्धि हो, या सृजनात्मक बच्चे हो, या प्रतिभाशाली बच्चे हो, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दिया जाता है। समावेशी शिक्षा का यह उद्देश्य है, और यह समाज को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान निभाता है। इसलिए हमें समावेशी शिक्षा को बढ़ोतरी में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है? विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों का वियोजन केवल विशिष्ट विद्यार्थी को देखकर छांट देंगे, नहीं, सभी के लिए ज़रूरत है। विशिष्ट ज़रूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा, गलत बात। विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थी के लिए बिना विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थी के स्तर में बांटना, गलत बात। यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूल शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है, बिल्कुल यही बात ही कह रहा है समावेशी शिक्षा कि सभी को हक है एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का, चाहे किसी भी वर्ग से बच्चे क्यों ना आया हो। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? वही बताया ही हूँ, समावेशी शिक्षा सभी बच्चे एक साथ मिलजुल करके पढ़े, एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़े, किसी के बीच में कोई भेदभाव ना हो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यक्रम में लचीलापन ये तो होना ही चाहिए। विद्यार्थियों की क्षमता के आधार पर पृथक करना, भाई अलग थलग कर क्यों कर रहे हो, क्यों बच्चे को जान ले रहे हो, क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक, क्या बताइए, सभी बच्चे का क्षमता एक जैसा होता है सीखने का, जो सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम आप बनाएंगे? नहीं ना, सभी को सीखने की क्षमता अलग अलग होता है, इसलिए सभी का पाठ्यक्रम अलग अलग होगा, अर्थात उसमें लचीलापन होना चाहिए। अच्छा, कड़ा विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थी के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रावधान को होनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, उसे भावात्मक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? आपके कक्षा में कोई बच्चा पढ़ने में उसकी समस्या है, पठन वैकल्य की समस्या वाला विद्यार्थी है, तो उससे क्या लक्षण होगा? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, शब्द पहचानने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होगा, विसंकेतन मतलब संकेत को नहीं समझ पाएगा, वर्तनी जो पढ़ेगा वो उच्चारण सही से नहीं कर पाएगा, अशुद्ध पढ़ेगा। तो इस पठन वैकल्य वाले बच्चों में इस प्रकार की गुण अगर कहीं दिखता है तो इसका मतलब समझा जाता है कि वह बच्चे कहीं न कहीं पढ़ने से संबंधित
उसमें समस्या है। और पठन वैकल्य को आप याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डिसलेक्सिया कहा जाता है। एक और इसी से संबंधित अगर कुछ और भी बीमारी का नाम अगर जान लें तो ज़्यादा उचित होगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है और हर सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर गणना विकार कहे कि गणना विकार किससे संबंधित है, गणना विकार को अंग्रेजी में ही कई बार नाम दिया हुआ आ जाता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का संबंधित है गणितीकरण करने से, अर्थात गणना से संबंधित समस्या है यह। दूसरी बात जानकारी रखेंगे कि लेखन विकार अर्थात इसको कई बार अंग्रेजी में लिखा हुआ आ जाता है डिसग्राफिया, जो लिखने से संबंधित समस्या है। किससे संबंधित है? लेखन समस्या, लिखने से संबंधित लेखन समस्या। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर है ADHD। ADHD का संबंध है कि ध्यान न्यूनता होता है, ध्यान का अभाव। वह किसी भी चीज़ों पे ध्यान सही ढंग से नहीं लगा पाता है, उसका मन तुरंत विचलित हो जाता है, 10 मिनट भी सही से नहीं बैठ पाता है, एक क्लास में 10 बार सर से बहाना मार कर बाहर जाने की कोशिश करता है। उसके बाद याद रखेंगे एक लोकोमोटिव होता है, पूछा जाएगा लोकोमोटिव अर्थात गामक का संबंध किससे है, तो इसमें मांसपेशियां का संचालन सही से नहीं कर पाता है, मांसपेशियों का संचालन से संबंधित है, सही से पेन नहीं पकड़ पाएगा, सही से चल नहीं पाएगा, संचालन। उसके बाद अगला नंबर पूछा जाएगा आपको स्वलीनता अर्थात इसको अंग्रेजी में भी कई बार आ जाता है नाम लिखा हुआ ऑटिज्म का संबंध किससे है, तो इसमें अपनी बात ना तो कहने में सक्षम होता है और ना ही सुनने में सक्षम होता है, अर्थात संपर्क में नहीं आना चाहता है, किसी भी व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचना चाहता है, समाज में संपर्क में रहना नहीं पसंद करता है। देखिए दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की निरंतरता, प्रवीणता, अभिमुखीकरण का व्यवहार, ये तो ठीक है। समकक्षियों की तुलना और उच्चतर सामाजिक कौशल को पर परिता, तुलना करना कहीं से भी उचित नहीं है, अर्थात यह कोई गलत ऑप्शन लग रहा है। स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, ये भी सही है। बौद्धिक जिज्ञासा, ये भी सही है, अर्थात गलत छांटने को कह रहा था और यहाँ पे गलत ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थात किसी को तुलना करके आप उसको अलग अलग नहीं बांट सकते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह सेशन आपको बहुत ही बेहतर और जानदार एवं खतरनाक लगा होगा। इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ हम लोग मिलते हैं सेशन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।